हेलो बच्चों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर समुच्चय पढ़ा दिया है। उसके कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 11th के फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पे पहले चैप्टर के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे अध्याय दूसरा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे 11th का। उसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसका एक पहला पार्ट आज बनेगा, पहला पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो युग्म है ना, तो यहाँ पे लिखा है क्रमित युग्म, क्रम का युग्म। ठीक है, तो जिसमें ऐसा कोई विशेष क्रम युग्म, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है या विशेष क्रम में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे मैंने लिख दिया 3, 4। ठीक, 3, 4 लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए 3 और 4 लिखा हुआ है, तो ये 3 और 4 जो लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई है, या मैं को लिख दूं ए और बी लिख दिया, मान लीजिए यहाँ ए लिख दिया, एक बी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ए और बी जो लिख दिया, तो इसमें क्रम का महत्व है, ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे जो है कोई मान लीजिए 2 सेट लिखे होंगे, मान लीजिए ए का एलिमेंट है और बी बी जो स्मॉल बी है बी का एलिमेंट है, का अवयव है। तो इसमें क्रमित युग्म से ये होता है कि एक विशेष क्रम में दो युग्म विशेष क्रम में दो एलिमेंट, दो अवयव को लेकर के जो क्रम बनता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 समुच्चय ए और बी है। ठीक है, तो जो ए है, जो स्मॉल ए, तो ये समझ लीजिए ऐसे होगा, ए बिलोंग करेगा ए को, इसका एलिमेंट जो ए होगा इस कैपिटल ए का समुच्चय का एलिमेंट होगा, और बी जो मान लीजिए जो स्मॉल बी है मान लीजिए, तो ये बी का एलिमेंट या अवयव होगा। ठीक है, इसके क्रम का महत्व है। ये ऐसा नहीं कि पहले बी, मतलब यहाँ पे जब मैंने लिख दिया ए और बी, तो ये ए जो होगा इसका ही एलिमेंट होगा और बी इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, क्रम का मतलब ये होता है। तो लिख दीजिए, इसके डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, किसी विशेष क्रम में। ठीक है, इसका आप डिफिनेशन इस तरह लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, किसी विशिष्ट क्रम में, किसी विशिष्ट मतलब विशेष है ना, विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तुओं का युग्म, लिखे गए वस्तु या एलिमेंट है ना का क्रम, ठीक, क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लिख दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, एक लिख दिया ए कॉमा बी। ठीक, तो जो ए कॉमा बी है, तो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, इसको कह लेंगे प्रथम अवयव। ठीक है, या प्रथम घटक इसको बोल सकते हैं। ये जो पहला वाला होगा, यानी ए मैं ऐसे लिख दूं, ए क्या है, प्रथम घटक है, ए क्या है, प्रथम घटक कहेंगे। ठीक है, ठीक है, और जो बी होगा इसे दूसरा घटक बोलेंगे। ठीक है, द्वितीय द्वितीय घटक कहेंगे। ठीक है, ए भी लिख दिया, सी डी कुछ भी लिखते हैं, मतलब इस क्रम में होगा। ठीक है, अगर हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखें, तो मान लिया 2 समुच्चय ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, और मैं ए और बी लिख रहा हूँ इसे ऑर्डर किया, तो जो ए होगा ये रिप्रेजेंट करेगा जो सेट ए है उसका एलिमेंट को, और बी करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, प्रतीकात्मक 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 आत्मक रूप में कहें, यदि मान लीजिए, यदि यदि दो दो समुच्चय मान ले रहा है, क्योंकि दो 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 की बात हो रही है ना, वस्तुओं का क्रम। ठीक, क्रमित क्रम, युग्म युग्म मतलब दो होता है, फिर कहते हैं 3 होगा ए बी सी। ठीक है, तो यदि मान लीजिए दो अरिक्त समुच्चय, दो रिक्त रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए यदि दो अरिक्त, अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो। ठीक है, दो अरिक्त समुच्चय समुच्चय
ए व ए व बी हैं, ठीक है। तो यदि दो आरेख समुच्चय ए और बी हैं तो इसका तो क्रमिक युग्म युग्म ए बी, जैसे मान लीजिए ए बी लिखना है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? यदि दो आरेख समुच्चय ए और बी है तो क्रमिक युग्म ए बी हम लिख रहे हैं, मान लीजिए ए बी जो होगा इसको लिखते कैसे हैं ये समझिए, ठीक है। ए बी जिसमें जिसमें ए बिलोंग करेगा ए को, मतलब ए जो ए होगा इसमें इसका एलिमेंट होगा ए का, मान लीजिए, ठीक है, और बी जो है बी का एलिमेंट होगा, मतलब ए अवयव होगा ए का और बी अवयव होगा बी का, ठीक है। और ये जो ए है ये प्रथम घटक कहलाएगा, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ये बी है ना जो पहला है, ठीक है, तो इसे प्रथम घटक कहलाएगा और बी दूसरा घटक कहलाता है। तो क्रमिक युग्म ए बी जिसमें इसमें क्या होता है, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद जो हम दूसरा मतलब क्रमिक युग्म में हमसे ये समझे उस क्रम का ध्यान रखा जाएगा उस ए और बी, ठीक है। तो सी डी लिख दिए तो सी पहले सी आ रहा है फिर डी, तो सी किसी एक पर्टिकुलर कोई समुच्चय का उसका एलिमेंट होगा, डी दूसरे वाले का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसे अब क्रमिक युग्म के बाद हम जो पढ़ेंगे समुच्चयों का समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है, कार्टेशियन की है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, टू सेट्स लिखते हैं, समुच्चयों का सेट्स लिख देना, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी हैं तो उसका जो कार्तीय गुणन, अब लिखवा देंगे डेफिनेशन, मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी हैं तो, ठीक है, तो उसका कार्तीय गुणनफल को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्रमिक युग्म का समुच्चय होता है, यानी क्रमिक क्रमिक युग्म का समुच्चय होता है, किस टाइप से होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे होगा ए कमा बी है, ठीक है, ए कमा बी है, तो यहाँ पे जो ए कमा बी है इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा ए ए इस वाले का एलिमेंट होगा, ए बिलोंग करेगा ए को, ठीक है, इसका एलिमेंट होगा, और जो बी होगा बी बी मैंने लिखा बाद में, तो बी किसका एलिमेंट होगा, बी का होगा, ठीक है। ये क्रमित युग्म का डेफिनेशन हो गया, मतलब क्रमित युग्म क्या होता है कुल मिलाकर के समझिए, क्रमित युग्म तो सिर्फ एक तो ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ एक एक क्रम का एक एलिमेंट मैंने लिया है, मतलब क्रमित युग्म सिर्फ एक युग्म लिया है। अब कई सारे जो एक क्रॉस बी लिखेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, कई सारे सेट बनेंगे, ये कई सारे क्या बनेंगे, क्रम बनेंगे, ठीक है, कई सारे क्या बनेंगे, कई सारे जो क्रमिक युग्म बनेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अब समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर, ए में सिर्फ मान लिया हम तीन एलिमेंट लिख दिया, तीन, चलो कुछ भी लिख दें, वन लिख दिया, मान लीजिए 3 1 2, ठीक है, मान लीजिए 3 2 1 है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने बी लिया, बी सेट लिया, बी सेट में मान लीजिए हम ए लिख दिया और बी लिख दिया, ठीक है, ए लिख दिया बी लिख दिया, तो कहने का मतलब है अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या करना है, क्रम का ध्यान रखना है, पहला एलिमेंट इसका उठाएंगे और इसके साथ क्या कर देंगे, जैसे यहाँ मैंने ए बी लिख दिया, कुछ और लिख दिए, यहाँ ए बी का, तो बस यहाँ पे ए बी जो मैंने लिखा है ए कामा बी, यहाँ इसका मतलब ये है सिर्फ कि ए जो इसका एलिमेंट होगा बी इसका दूसरे वाले का एलिमेंट होगा, बस इतना मतलब है, ठीक है। चलिए हम कुछ और लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं लिख दिया 6 और 7 लिख दिया, मान लीजिए 6 और ये 6 है, ठीक है, मान लीजिए ये 6 7 लिखा हुआ है, इसे क्रमिक ए क्रॉस बी लिखना है, मतलब क्रमिक युग्म बनाना है, क्या करना है, इसका एलिमेंट उठाना है, पहले 3 उठा लीजिए, 3 के साथ इसका ले लीजिए, कौन सा एलिमेंट है 6, एक में ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक बन गया, फिर 3 उठाइए 7 कर लीजिए, 3 7 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये खत्म हो गया, अब दूसरा वाला एलिमेंट उठाएंगे 2 6, ठीक, फिर 2 से ही 7 को, ठीक, इसमें 1 उठाएंगे 1
7, ठीक, 1 6 पहले ले लो और फिर 1 7, ठीक है। इन सब का एक जो क्रमित युग्म है का सेट ही कहलाता है कार्तीय गुणनफल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कार्तीय गुणनफल समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल को लिखते कैसे हैं? ए कमा बी के क्रम में, ठीक है। एक इस जो ए कमा बी लिखते हैं इसी को बोलते हैं क्रमित युग्म बोल देते हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ जो ए बी है ये, ठीक है, क्रम जो क्रमित युग्म है, युग्मों का समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है, ठीक है। ए क्रॉस बी जो कार्तीय गुणनफल है क्या होता है? क्रमित युग्म का समुच्चय होता है, वो ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय का कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर बी क्रॉस ए लिखना हो तब 6 उठाएंगे तो 6 3, देखिए क्रम बदल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए इसी में हम बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी का एलिमेंट उठाना है फिर ए का एलिमेंट उठाना है। अब बताइए बी का एलिमेंट क्या है? पहला 6 है, फिर ए का 3, एक ब्रैकेट कर दिया, ठीक। फिर बी का ही उठाना है ना, चलिए बी का हम 6 उठाए, 6 से सबका कर दे 6, पहले बी लिखना है फिर ए, ये समझिए बस, ये ध्यान रखना है। बी का उठाया 6 3, ठीक। ऐसा नहीं कि हम जब बी क्रॉस ए लिखे तो ए फिर जो है चाहे तो ऐसा लिख दें 3 6, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्रमित युग्म का मतलब ही होता है कि क्रम का युग्म, तो क्रम का युग्म क्या है? बी क्रॉस ए है तो क्या लिखना है? 6 3 6 2 6 1, ठीक है। 6 3 हो गया, 6 2 एक ब्रैकेट में, दूसरा 6 1, ठीक, ये हो गया। अब 7 से उठाइए, 7 3, ठीक, फिर 7 2, ठीक, फिर 7 1, ये क्रमिक युग्म हो गया और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन लिखवा दें, ठीक है, लिख लीजिए ना। लिख दे रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्या होता है तो लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख दे रहा है कि आप लोगों को डेफिनेशन लिखने का भी कई बार आता है एग्जाम वगैरह में, तो मैं बिल्कुल इस किताब वाली ही लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूँ कि वो आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए, दो आरिक, दो आरिक, आरिक मतलब जो रिक्त ना, दो आरिक समुच्चय, ये समुच्चयों से समुच्चय लिख देना है, समुच्चय ए व ए एवं बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए एवं बी, ठीक, का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या उन क्या होता है? उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी, एक डेफिनेशन भी वो किताब वाले लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद भी हो जाए, तो एक ही है ना। उन सभी क्रमित युग्म युग्म युग्मों लिख दिए का समुच्चय समुच्चय है जिनमें जिनमें जिन या जिनको प्रथम घटक जिनको 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 प्रथम घटक ए है ना, प्रथम घटक ए, प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनता है, लेकर से लेकर बनाया जाता है, ठीक है। दो आरिक समुच्चय ए व बी का कार्तीय गुणनफल क्रॉस बी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, क्रम का समुच्चय, मैंने बताया क्रम लिखा, उनका समुच्चय है जिनको प्रथम घटक ए से, पहला जो घटक होता है उसका जो लिखा है ए कॉमा से, पहला घटक होता है, तो पहला घटक प्रथम घटक ए से, तो द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता है। अतः
अतः लिख दीजिए जो मैंने लिखा था अभी, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, किसका होगा, ए कामा बी का होगा, ऐसे इस टाइप का होगा। क्या है इसका मतलब, इसको लिखेंगे इस क्या है, ठीक है, तो लिखेंगे ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा, तो ये आपका क्रमित सॉरी कार्तीय गुणनफल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख देख सकते हैं। चलिए मैंने आपको बताया ही, जस्ट अभी एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे मैंने कुछ भी लिख दीजिए, चलिए ए बराबर मान लिया था मैंने 1 2 कर दिया, ठीक है, ठीक है, 1 2 कर दिया। अब बी में मान लीजिए, बी में कर दे रहे हैं मान लीजिए 2 3 4, ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिखना है, मान लीजिए ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का एलिमेंट है ना, पहले क्या करना है, समुच्चय लेना है किसका, पहले ए का एलिमेंट, यहाँ एक तो ए कमा बी, तो ए क्रॉस बी है, तो पहले ए का एलिमेंट लेना है, ए का एलिमेंट लिया, क्या लिया मैंने 1 ले लिया। अब 1 के साथ के यहाँ बी का एलिमेंट लेना है, तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो मैंने पहले 2 लिया, तो 1 2 हो गया, फिर ठीक है कॉमा कर दिया, फिर 1 के साथ तीसरा भी इसका ले सकते हैं, अगला वाला, ठीक, फिर 1 के साथ चौथा ले लिया, ठीक है, फिर क्या करना है, दूसरा उठाना है, यहाँ से खत्म हो गया, एक के साथ कॉम्बिनेशन, दूसरा उठाना है, ठीक है, तो ये 2 2 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 है, 2 4 हो जाएगा, 2 3 और 4 हो गया, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अगर ठीक है समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा चलिए, अच्छा बी क्रॉस ए निकालना है, मान लीजिए बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या करना है, पहले बी का एलिमेंट उठाना है, फिर ए का लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब ये हुआ कि पहले बी को उठाना है, तो 2 उठा लिया, 1 कर दिया, ठीक, फिर 2 2 2 हो जाएगा, ठीक, फिर 3 3 3 1 3 2 3 1 3 2, ठीक, फिर 4 1 4 1 4, तो इन सबको एक इसमें बंद कर देना है, बी क्रॉस ए हो गया। अच्छा मैं कह दूं ए क्रॉस ए कर दूं तो, ठीक है, ये तो ए क्रॉस बी हो गया, दो समझ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया ए क्रॉस ए लिखिए, तब क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस ए का मतलब ए का एक से ही निकालना है, मतलब बी के जगह पे क्या कर देना है 1 2, बस ये 1 2 लिखा तो 1 2 यहाँ भी हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक, ए क्रॉस ए है, क्या हो जाएगा अब बताइए, देखिए इधर लिखिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1 2, इधर भी ऐसे समझिए, इसमें क्या है 1 2 है ए में, और फिर इधर जो ए है इधर भी ए भी 1 2 है, ऐसे समझिए बस, ऐसे लिखे, समुच्चय है ना, फिर आप को मिटाल देंगे अभी, ठीक है, ये ए, ठीक है। अब ए क्रॉस ए तो भाई 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2, समझ में आया, ये चीज करना है, मतलब 1 का समझ में आया कि नहीं, पहले क्या करना है, ए क्रॉस ए है, ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब ये हुआ, ए क्रॉस ए देखिए 1 2 है, वही 1 2 इधर दोबारा लिख दिए 1 2, तो 1 1 1 2, ठीक है, 1 1, ठीक, और 1 2, ठीक। अब यहाँ 2 शुरू करना है, 2 1 2 2 2 1 2 2, ठीक है, तो ये कार्तीय गुणनफल हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं इसी पे तुरंत, एक पॉइंट और नोट ही कर लीजिए। अच्छा मैंने आपको बताया कि एक जो दो समुच्चय ए और बी हैं क्या है, अरिक्त है, मतलब रिक्त नहीं है, तो ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता है। अच्छा अब मैं आपसे कह दूं कि कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, जैसे क्रमित युग्म बना ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट आएंगे, देखिए कितना होता है, कितना है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, एक दो दो एलिमेंट हैं, दो अवयव हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं, तो देखिए इसमें कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो क्या होता है इन दोनों का गुणनफल हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिए, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये एन एन ए, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ए में अवयव की संख्या, ठीक है। मान लीजिए मैंने मान लिया पी है, क्या है पी है, मान लिया स्मॉल पी कर दे रहा है, स्मॉल पी है, ठीक है, और एक दूसरा सेट मान लीजिए बी है,
तो ये n लिखा है तो मतलब उसमें कितने अवयव हैं, मैंने ये n जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें अवयव कितने हैं, q हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए, माना, ऐसे लिखिएगा, माना एक समुच्चय A में अवयव संख्या p है, दूसरा समुच्चय B में अवयव संख्या q है, तो ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, n a क्रॉस b, मतलब a का कार्य, ये क्या है, दो समुच्चय यानी ए और बी का कार्तीय गुणनफल में अवयव की संख्या, तो ये होती कितनी है, ये होती है p क्रॉस q, सॉरी p इंटू क्यू होती है, p इंटू क्यू होती है। मतलब जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप में ए में कितने, दो एलिमेंट हैं। इस एग्जांपल का देखिए, जैसे मान लीजिए, समझ में आएगा नहीं पहले, मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी है, ए में अवयव संख्या p है, बी में अवयव संख्या q है, तो ए क्रॉस बी मतलब जो कार्तीय गुणनफल होगा उसमें अवयव संख्या कितनी होगी, p इंटू क्यू होगी। ठीक है, अवयव संख्या कितनी होगी, p इंटू क्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए है, एक सेट ए है, यही लिख दिया एग्जांपल मैंने, ए में 1 2 है, ठीक है, लिख दिया। और बी में कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए ए लिखा है 2 3 4 है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, दो है ना इसमें, एक दो, ठीक। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 3 है। तो हम कह रहे हैं कि एन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो मैंने कहा 2 गुणे 3 कर दीजिए, तो यही 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अवयव संख्या कितनी हो गई, p इंटू क्यू हो जाती है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये समझ में आ गया, मतलब अवयव संख्या कितनी हो जाती है, p जितने मतलब गुणा हो जाता है दोनों का। ठीक है, अगर, अब इधर सुनिए, अगर मैंने कहा ये दोनों समुच्चय क्या थे, अरिक्त थे, कोई रिक्त नहीं है, मतलब इसमें दोनों में एलिमेंट है, दोनों में क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं कह दूं ए क्या हो, रिक्त हो जाए, कोई एक रिक्त से जाए, ए हो जाए रिक्त या बी हो जाए रिक्त, तो बताइए जब रिक्त हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो तो क्रम बना पाएंगे, इसका कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो क्रम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा, जब क्रम ही नहीं बनेगा तो क्रमित युग इस टाइप से कुछ बनेगा, नहीं बनेगा भाई। ए में कुछ भी नहीं है, मान लिया खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, तो क्रम बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही चीज कह रहा हूँ कि यदि, इसमें नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिए, ये नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट लिखिएगा, नोट करके इसमें 1 लिखिएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, कि अगर एन ए मतलब ए में अवयव संख्या बी है और बी में अवयव संख्या क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी में अवयव संख्या p इंटू क्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल करके ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए नोट करके, दूसरा। ठीक है, यदि क्या, यदि दो समुच्चय ए व बी में कोई भी रिक्त है, यदि यदि ठीक, दोनों समुच्चय, जो दोनों समुच्चय है ना, दोनों समुच्चयों में से कोई कोई रिक्त हो, कोई रिक्त हो, चाहे दोनों भी हो सकता है, तो कोई भी रिक्त हो, तो तो उसका कार्तीय गुणनफल रिक्त होगा, तो उनका कार्तीय गुणनफल क्या होगा, गुणनफल रिक्त समुच्चय होता है, समुच्चय होता है या होगा, होता है, लिख दे रहा। ठीक है, तो यानी दोनों में से कोई भी रिक्त है, जब रिक्त है तो क्रम बनेगा, तो क्रम बनेगा ही नहीं, जब बनेगा नहीं तो रिक्त क्या होगा, उनका कार्तीय गुणनफल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और तीसरी इसमें लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ए क्रॉस जो बी होता है डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। मतलब जो क्रम है, देखिए मैंने आपको बताया, ए क्रॉस बी, देखिए 1 पहला एलिमेंट 1 2 आ रहा है, अब देखिए 1 2 इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होगा। इस चौथा भी लिख सकते हैं कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए, और ये अगर ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, अगर बराबर है, इसका मतलब ही हुआ कि ए बराबर देगा, तो क्या होगा, ए बराबर बी होगा। समझ में? तो ये नोट में करके लिख लीजिएगा, आपका एक नोट्स भी बनता है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, हेडिंग डाल के थोड़ा सा
घेर घार दीजिए अच्छे से, है ना। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या होता है क्रमिक युग्म बताया। ठीक, क्रमिक युग्म मतलब क्रम का ध्यान रखा जाएगा, है विशेष क्रम में लिखे गए वस्तुओं के क्रम को युग्म को कहते हैं। फिर मैंने बताया समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो मैंने कहा दो अगर समुच्चय हैं तो उनका जो कार्तीय गुणनफल कहलाता है ए क्रॉस बी कहलाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी होता क्या है, ए कमा बी होता है तो एक इसका एलिमेंट होता है, पहले वाले का एलिमेंट समुच्चय का एलिमेंट होता है, और बी दूसरे वाले समुच्चय का एलिमेंट होता है। फिर एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ए में पी जो समुच्चय ए है उसमें जो है अवयव संख्या p है और दूसरे समुच्चय है उसमें अवयव संख्या q है, तो n a क्रॉस b में समुच्चय की जो संख्या वो टोटल क्या होगी p इंटू q हो जाता है, बता दिया मैंने। फिर मैंने बताया कि अगर दोनों में जो दो दो समुच्चय हैं उसमें से कोई भी रिक्त है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा उनका गुणनफल क्या होगा, एक समुच्चय होगा। अच्छा, तीसरा आपने बताया कि a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ठीक, ठीक है, अगर है बराबर है तो तभी हो सकता है, कंडीशन होती है जब a बराबर b हो। चौथा एक चीज और भी लिख सकते हैं इसमें, अगर इसमें से कोई एक इनफाइनाइट हो, मान लीजिए चौथा पॉइंट पांचवा लिख लीजिए इसमें पॉइंट उसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पांचवा पॉइंट, इसके नीचे वाला पॉइंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कि यदि यदि जिसे लिखा ना, तो यदि दोनों समुच्चय में से कोई भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, पांचवा पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि यदि दोनों समुच्चयों, पांचवा पॉइंट है उसी का, यदि समुच्चयों में से, ठीक, तो समुच्चयों में से कोई से कोई कोई अपरिमित, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट हो। ठीक है, कोई समुच्चय लिखेगा, कोई एक समुच्चय, कोई समुच्चय अपरिमित हो तो तो उनका उनका कार्तीय गुणनफल क्या होता है, अपरिमित गुणनफल अपरिमित समुच्चय होता है, होता। ठीक, ठीक है, बताया जैसे मैंने कहा इनफाइनाइट, जैसे 1 2 है तो 1 2 3 पर अनंत तक लिख दिया मैंने, एन तक लिख दिया। तो आप बताइए जब अनंत तक है तो क्रम कितने बने हैं, अनंत बन जाएगा नहीं बनेगा, 1 से लेकर 2 बनाएंगे, 1 से 3, 1 से 4, जैसे 2 से 1 2 2 2 3 4। अब इसमें इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक बढ़ते चले जाएंगे ना, फिर इनफाइनाइट तक जब हो गया तो फिर ऐसे क्या होगा, अनंत तक तो कभी अंत तो है ही नहीं है, जब अंत ही नहीं है तो उससे पर कहते हैं अनंत बनते जाएंगे, नहीं बन जाएंगे क्रम। वही मैंने लिख दिया, यदि दोनों दोनों समुच्चयों में से कोई भी समुच्चय अपरिमित हो तो उनका कार्तीय गुणनफल अपरिमित समुच्चय होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, देखें ज्यादा वीडियो लंबी तो नहीं जा रही है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, अच्छा जो मैंने उसको बताया इसको ग्राफ के माध्यम से बता दूं, इसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं डाल दे रहा हूँ, जगह बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही क्लिक करके बता रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेता हूँ। चलिए एक एग्जांपल नंबर 7 है आपका, बुक का ही है, फिर इसको ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन, ये है आपका ए बराबर एग्जांपल नंबर 7 बुक का है या कहीं का भी क्वेश्चन होगा, मतलब ये समझिए कैसे इसको रिप्रेजेंट ग्राफ्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ए में मान लीजिए
1 2 3 है, और बी में है 2 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आप निकालना जानते ही हैं, मैंने बताया इसको ग्राफ से दिखाना है, मैं ग्राफ से दिखाना चाहता हूँ। ग्राफ द्वारा निरूपण कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा और एक तीर आरेख तीर से दिखाना है, दोनों हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्रॉस बी का मान निकालना चाहते हैं आप, एक क्रॉस बी मतलब काट दिए गुणनफल। ठीक, तो क्या होगा बताइए जल्दी से, 1 2 1 4 2, हाँ ऐसे होगा ना, क्रमित युग। ठीक है, 1 2, ठीक 1 2 1 4, ठीक, फिर 2 2 ठीक, फिर तीसरा एलिमेंट उठाएंगे 3 2 3 4, ठीक, ये बन गया। ठीक है, तो तीर आरेख निरूपण कर रहे हैं पहला। तीर आरेख में बस सिंपल से समझिए, एक सेट ए है तो एक सेट ऐसा बना दीजिए, ये बन गया, इसके अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा बी है, इसका नाम मान लिया क्या कर दिया ए सेट। दूसरा सेट क्या है आपका बी है, इस सेट का क्या नाम है बी है। बी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। ठीक है, जो क्रमित युग को दिखाना है तो पहला ए का कनेक्शन 2 से है और ए का कनेक्शन 4 से, 1 का कनेक्शन 2 से है। ठीक, ठीक है, ऐसे, और इधर एरो का निशान लगा दीजिए इधर से इधर का है। ठीक है, फिर टू, फिर क्या है 2 2 है 2 4 है और 2 4 है। ठीक है, तो ऐसा लगाइएगा तो दिखे सही से, और बड़ा करके बना लीजिएगा। फिर इसे क्या करना है 3 से। ठीक है, तो 3 2 3 4 और 4। ठीक है, तो जो ये क्रम है इसे बोलते हैं तीर आरेख निरूपण, है ना, तीर से दिखा दिया। ठीक है, साफ साफ लग रहा है कि नहीं, फिर से बनाते हैं, हो सकता है आपको फिर तो सुंदर सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक, और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 2 और 4। ठीक है, मैं रेड कप यूज कर ले रहा हूँ। देखिए 1 से 2 में गए, 1 से 4 में, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा 2 नीचे कर दे रहा है। ठीक है, 2 से 2 में, 2 से 4 में, इसके पास लगाइए ऐसा लगे। ठीक है, ये ठीक है 2 अब 3 से, 3 का इधर तरीके से दिखा रहा है, 3 से 2 में, 3 से 4 में, है ना, ऐसे एरो दिखाइएगा। मैंने यहाँ लगा दिया, तो आप क्या ऐसे लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या है तीर आरेख, तीर से आरेख मतलब रिप्रेजेंट किया। अब ग्राफ से दिखाना चाहते हैं मान लीजिए, तो इसको बोले तीर आरेख, ये मान लीजिए ए लिख दिया, ये भी लिख दिया। ठीक है, ये क्या है कांति गुणनफल है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं तीर आरेख निरूपण। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा मैं कह रहा हूँ ग्राफ द्वारा निरूपण। तो ग्राफ द्वारा निरूपण करना है, मान लीजिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट स्टेप कुछ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ही ऊपर, ठीक है, ऐसे कर दो। अच्छा, अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 1 2 3 से पहला जो लिखा है, जो कोऑर्डिनेट वाला पढ़ते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं कि पहले जो ये वाला ये होता है ये एक्सेस एक्सेस पे आता है और दूसरा वाला वाई एक्सेस पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए पहले तो नंबरिंग कर लीजिए, पहले 1 2 3 बराबर दूरी पे करिएगा, है ना, और ये 4 5, बहुत सारे इस तरह ऊपर में चले जाइए मान लीजिए, है ना, सेम दूरी पे। निगेटिव नहीं कर रहे हैं क्योंकि निगेटिव में जरूरत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 आगे तक तो हमें जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक,
तो मैं कह रहा हूँ, देखो, अच्छा चलिए पहले तो एक यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ में से दिखाएंगे। जब ग्राफ जब ग्राफ वाला, तो ग्राफ पेपर अगर आपने देखा होगा तो इसे लाइनें खींची होती है, तो मैं यहाँ पे लाइनें दिखा दूँ, सब सीधी लाइन है, ठीक है। तिरछी मेरे पास हो जाएगी, लेकिन आप समझिएगा सीधी है, पटरी साफ बनाइएगा, साफ साफ सुंदर सुंदर। स्केल से आप इसको सीधी सीधी कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर से खींच दे रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे ये हो गया, तो मतलब एक ग्राफ पेपर ऐसे ही तो होता है, ग्राफ में लाइनें होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 1 2, देखिए ये 1 2 कहाँ पे है, 1 1 2, ध्यान रखिएगा, ये वाला हमेशा हमेशा ये नीचे वाला ए रहेगा, जो ए क्रॉस बी है, ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्स एक्सिस वाला होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, 1 2, तो एक्सिस पे 1 जाइए 2, तो ये हो गया 1 2, 1 2, 1 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1 फिर क्या है 1 4, 1 पे जाइए 1 4, यहाँ पे तो ये हो गया 1 4, ये वाला पॉइंट, ठीक। अच्छा फिर क्या है 2 2, 2 2 यहाँ पे 2 2, ठीक। फिर 2 4, ठीक है। अच्छा फिर क्या है 3 2, तीसरे पे 2 3 2, ठीक है। और फिर 3 4, ये वाला पॉइंट 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ द्वारा निरूपण, ग्राफ द्वारा निरूपण, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मतलब होता है, तीर आरेख कैसे दिखाते हैं, तीर ऐसे दिखा देते हैं, और ग्राफ से दिखाना है, जो एलिमेंट है एलिमेंट को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। एलिमेंट किस क्रम में लिखा है, ध्यान रखिएगा, क्रम क्या होता है कि जो ए क्रॉस बी है, जो पहला एलिमेंट है ना, ये 1 1 जो भी है नीचे वाला पहला वाला, ठीक है, तो ये इसको हमेशा इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3 कौन है, ये ए वाला है, समझिए। अब लिखते नहीं है, लेकिन आप अंडरस्टूड है कि ये वाला पॉइंट जो होता है ये ए वाला होता है, और ऊपर वाला जो पॉइंट जो इधर वाला बी वाला होता है, सेकंड वाला वो ऊपर होता है, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप जान पढ़े हुए हैं, निर्देशांक, तो निर्देशांक में हमेशा एक्स एक्सिस जो होता है पहले दिखाई जाती है इधर वाली, और वाई एक्सिस वाली बाद में लिखी जाती है ना। जैसे 1 2 है, देखिए 1 इधर आ गया, 2 हो गया, ठीक है। तो नंबर तो आप कर लेंगे, तो हमसे बस तीन ही से मतलब था ना, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे गए, 3 से मतलब है, और यहाँ पे बी में 2 4 से मतलब है, 2 और 4, है ना। तो ये पॉइंट जहाँ ये दोनों कट कर रहे हैं, 1 2 मतलब क्या हो, 1 2 कट हो गया, ठीक। फिर क्या है 1 4, तो 1 4 यहाँ पे चौथे वाले के सामने ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से सब चारों पॉइंट मतलब निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए पहला जो पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट में कुछ और चीजें हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, धन्यवाद।